नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव का वो कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है रातों रात। रातों रात में हम उन तमाम खबरों को लाते हैं जिन खबरों से आपको रूबरू होना बेहद जरूरी हो जाता है। तमाम जो दिन भर की घटनाक्रम होती है बिहार की राजनीति की, उनसे उनका निष्कर्ष निकाल कर कभी बाबा तो कभी नमन सर के साथ हम आपके जो हमारे दर्शक हैं उन तक खबरों को पहुंचाने में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इसको बखूबी निभाती है भारत लाइव। और एक बात और बता दूं कि आज मेरे साथ बाबा हैं। चूँकि हर रोज़ आप देख रहे हो कि लगातार पिछले कई दिनों से नमन सर हम लोग के साथ रातों रात में आया करते थे, लेकिन जो हमारी टीम है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कवरेजिंग के लिए निकल चुकी है। उस बीच नमन सर भी जो हमारे संपादक है वो भी निकल गए हैं। तो आज जो है एक बड़ी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर है, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू। हालांकि बाबा कहाँ ही जाता है कि मीडिया का जो जॉब होता है ना 24/7 होता है, और वो चीज़ को हम लोग चुनाव में तो ज़रूर फेस करते हैं। कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भी अगर समय है दिन रात मिलाकर तो ज़्यादा भी देते हैं। ये मीडिया का ही लाइफ है, इसी को लाइफ कहते हैं। लेकिन खैर खबरों पे आते हैं। रातों रात में क्या हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश लालू पर पासवान भारी, 2005 दोहराने की फिर से तैयारी। देखिए 2005 की अगर बात की जाए ना तो बिहार की राजनीति में 2005 अहम साल माना जाता है। 15 वर्षों के बाद राजद के शासनकाल के बाद जो है वो जो उस बार का चुनावी मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं विकास और सुशासन बना, और बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार के हाथे जो है वो बिहार की चाबी मिली। खैर अब आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि आखिर कैसे 2005 दोहराया जाएगा। बाबा बताएंगे कैसे दोहराया जाएगा। बाबा बताइए। बिरजू, सबसे पहले तो रातों रात के सभी दर्शकों को मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने रातों रात को एक माइलस्टोन बना दिया है। रातों रात नाम ही काफ़ी है। जहां भी अब भारत लाइव की टीम जाती है उसे भारत लाइव से ज़्यादा रातों रात के नाम से बिल्कुल बोला जाता है। कहिए रातों रात में क्या खबर है। हमारे जो सोच हैं विश्लेषण के लिए जो हमने बनाए थे, आज से 4 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी तो सिर्फ हमने ये सोच करके किया था कि जो आज दिन भर खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में रहेंगी, राजनीतिक गलियारे में चर्चा में रहेंगी, उन खबरों को, उन चर्चाओं को हम लेकर के इसमें पूरी तरह से उसको फटक कर, उसा कर, बीन कर, छांट छूट कर आपके सामने लेकर के आए, और आप दिन भर इस खबरों पर पूरी तरह से भरोसे के साथ ये मान के चलें कि जो भारत लाइव में खबर दिखाई है यही दिन भर आज चलने वाला है। और ऐसा होता आ रहा है पिछले 4 साल से लगातार। जो आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उसका यही नतीजा है। अभी चुनावी समय चल रहा है और चुनाव में इस कार्यक्रम को फिर आपने एक बार माइलस्टोन बना दिया है। कई राजनीतिक दलों की बात करें या फिर आम जनता की बात करें तो सबसे पहले रातों रातों देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी व्यस्तता रही हमारी जिसमें ऑफिस में कुछ रिनोवेशन चल रहा था उसके दौरान, और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे कारण थे जिस कारणों को लेकर के किसी कारणवश अगर किसी दिन रातों रात नहीं आया। 4 साल में हमारा ये संबंध जो है, मुझे उंगली पर याद है कि मात्र 5 दिन रातों रात नहीं आया है इन 4 सालों में। और इन 5 दिनों में भी आप हमें याद करते रहे। आपने कई बार हमारे अन्य कार्यक्रमों में कहा कि रातों रात आज नहीं आया है, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो हमें अफसोस होता है और हमें लगता है कि आप कितना हमें दिल से प्यार करते हैं और हमारे कार्यक्रम को, हमारी बातों को कितना ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं और हमें सुझाव भी देते हैं। आज रातों रात में जो विषय हम लेकर के आए हैं, एक बार फिर आपको बता दें कि बार बार हम आखिर घूम करके वहीं क्यों जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने एक शुरुआत किया था, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पिछले 15 सालों से। उन्होंने एक शुरुआत करते हुए ये बातें कही थी कि 15 साल बनाम 15 साल इस बार हम चुनाव में करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास था कि इस 15 साल के बाद बिहार की राजनीति में और बिहार की जनता कुछ ऐसे फैसले भी कर सकती है जिन फैसलों का अहमियत आने वाले कई सालों तक बढ़ जाएगा। हम बार बार 2005 की चर्चा क्यों करते हैं, हम 1977 की चर्चा क्यों करते हैं, 1947 की चर्चा क्यों करते हैं, 1950 की चर्चा क्यों करते हैं। ये वो तिथियां हैं जो हमारे लिए मील के पत्थर हैं। 47 में जब हम आज़ाद हुए थे, 50 में हमारा संविधान बना था, 77 में कांग्रेस जो कि आज़ादी के बाद से लगातार सत्ता में रही, उसको बाहर करने के लिए आंदोलन चले थे। उसी तरह से 2005 में 15 साल के लालू राबड़ी शासन को समाप्त करके नीतीश कुमार आए थे, और नीतीश कुमार को आने के लिए
गुलटनिया मारना पड़ा था। बिल्कुल। 2005 की बात अगर करें तो फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ हुआ था आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा, चूंकि आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से वास्ता होगा, लेकिन जो पत्रकारिता के छात्र नहीं हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस समय आपकी उम्र, जब आप वोट देने आज जा रहे होंगे, ऐसे करीब 1 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाता होंगे जो इन 5 सालों में पहली बार वोट देने जा रहे होंगे विधानसभा में, जिनकी उम्र 18 साल पूरी हुई होगी। 2005 में आपने वोट नहीं दिया होगा और निश्चित रूप से आप उस समय 3 साल 4 साल 5 साल के होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको या तो आपकी चर्चा में कहीं सुना होगा, नहीं तो हम आपकी चर्चा जो लगातार करते हैं 2005 की, उसमें आपने सुना होगा। 2005 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगभग सारे विपक्ष एकजुट हुए थे, लेकिन उस समय लालू प्रसाद का बड़ा हो रहा था। 15 साल तक उनके शासन की अलग अलग बातें रही थी। अब हमने कई तथ्यों को रखा है कि सरकार में जो भी नया नया आता है बहुत सारे प्रयोग करता है, और लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि सत्ता छोड़ करके जो जाता है, दूसरा जब सत्ता पर आता है तो उसकी बातों को आगे बढ़ाता है। भले ही वो कहता हो कि हम बहुत परिवर्तन कर देंगे, लेकिन होता यही है कि वो बढ़ाता है। 2020 में एक बार बार चर्चाएं हो रही हैं सत्ता परिवर्तन की। नीतीश कुमार लाख दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह है, और इसी संदेश ने कहीं ना कहीं उस संदेह को संदेश में बदला, और उस संदेश से वो जाग गए। जाग करके उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम तो उस जड़ को ही समाप्त करने का काम कर दिया, जिस जड़ ने उन्हें 2005 में फरवरी में मुख्यमंत्री की कुर्सी से 14-15 दिनों के लिए 7 दिनों के बाद दूर कर दिया था जी। वो कारण थे पासवान। उस समय रामविलास पासवान के पास 2005 के फरवरी में 29 सीटें प्राप्त हुई थी। जो सत्ता में पार्टी थी उसे 75 सीटें आप लोगों ने ही दिया था, आपके पूर्वजों ने दिया होगा, आपके बाप दादा दिए होंगे, उन लोगों ने दिया था, और बीजेपी को 37 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चाहती थी मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन सीटें जो हैं वो पूरा नहीं हो पा रही थी, और ऐसी स्थिति में 55 सीटें लेकर के नीतीश कुमार छटपटा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और बीजेपी का शर्त था, और आरजेडी भी चाहती थी, नीतीश कुमार भी चाहते थे कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाए, क्योंकि आरजेडी को ही हरा करके वो आए थे जी, और उसके जंगल राज की बात उन्होंने की थी। अगर वो उस समय आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 1990 में जब नीतीश कुमार प्रयास शुरू किए थे, उसी का नतीजा था कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। उसमें उसके उनके प्रयास को आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आप सबने देखा। अब बात करते हैं हम 2020 की। 15 साल के बाद हर दल ने सर्वे करवाया है, और उन सर्वे के नतीजे उनके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कि कैडर वोटर हैं उनके जी, और कैडर वोटर में आरएसएस एक उनका कोर जो टीम है वो है, वो माना जाता है। आरएसएस कई तरह से सर्वे कराती है, रैंडम से लेकर के इंटरनल सर्वे तक। उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, उसके अपने कैडर हैं जो जमीन पे जाकर के बातों को, तथ्यों को लेकर के आते हैं, और तब जाकर के फैसला होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस समझिए कि एक अमृत के समान है, और उनके सर्वे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो जाने के लिए और जाने से रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया था कि मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, चूंकि उनके सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि एक तो उन पर एंटी इनकम्बेंसी आएगी, और दूसरी अगर चिराग पासवान उनका बेइज्जती करते हुए, यानी कि उनके हर सवाल काम पर सवाल उठाते, 7 निश्चय पर उन्होंने सवाल उठाया था, उनके कोरोना काल पर सवाल उठाया था, उनके सुशासन पर सवाल उठाया था, उनके उनके अस्पताल पे, उनके विद्यालय पे, सब चीज़ों पे उनके सवाल उठाया था। और इन सवालों के साथ यदि सत्ता में आप हैं तो ऐसी स्थिति में चिंताएं बढ़ती हैं। चिराग पासवान उसी समय से मुश्किल पैदा कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने उनके जगह पर जीतन राम मांझी को अपने पास लाया, और यह अभी तक जीवित है। जो हमने बातें कही हैं, जो शंकाएं बताई हैं, वो अभी तक जीवित हैं। इन शंकाओं पर अभी विराम नहीं लगा है। अब आपको हम बताते हैं कि हमने आंकड़ों के हिसाब से जो बातें कही हैं, उस तथ्यों के हिसाब से कैसे हम इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं या फिर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने हमारे सर्वे देखे होंगे, आपने हमारा पीआर देखे होंगे, पब्लिक रिएक्शन जो हम लेते हैं आम जनता के बीच में, रैंडमली जा करके हम लोगों से जो बातें पूछते हैं, वो बातें हम आपको उतना ही दिखाते हैं जितना आप देख पाते हैं।
क्योंकि एक ही बातें कितनी बार हम दिखाएं। बिल्कुल। अगर 50 लोगों का हम सर्वे करते हैं तो उनमें से 10 लोगों का हम आपको 5 लोगों का दिखाते हैं। कारण है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे तरफ से ये बातें बार बार जाएं कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि लोगों ने एक बात तो निश्चित है कि नीतीश कुमार की तरफ से अपनी नाराज़गी जाहिर की है। किसे चुन रहे हैं ये अभी संशय में है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जितना ज़्यादा 2005, 2010, 2015 में प्रासंगिक थे उतना अब नहीं है। बिरजू, आप भी निकल रहे हैं, नेताओं से आप बात करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करते हैं, आप उसका रिजल्ट आपके पास है। बिल्कुल। आप जब बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत तरह की शंकाएं होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार से डरे हुए हैं। बिल्कुल। आप देखे होंगे कि लगातार विक्षुब्धों की जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है। हमने आपको लगातार बताया कि 23 से लेकर के 30 तक विक्षुब्ध हैं जो अलग अलग दल से, खास करके कहा जाए तो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और एलजेपी से किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं ये आपको पता है। लगातार 2010 का भी एक बार आंकड़ा अगर देख लें आप, 2005 में जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो नीतीश कुमार जी को अच्छी खासी सीटें मिली और उनकी सीटें 55 से बढ़कर 88 हो गई। वहीं 37 सीट से बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी भी 55 सीट पर पहुंच गई और इनके पास सरकार बनाने का जो चाहिए था आंकड़ा, वो आंकड़े का गेम इनके पास हो गया। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा अगर घाटा किसी का हुआ था तो 2 लोगों का हुआ था। एक तो लालू प्रसाद का, जिनको 75 सीटें फरवरी में आई थी, उनकी सीटें घट करके 54 हो गई थी। और 29 सीट लाने वाले रामविलास पासवान जो चाबी लेके घूम रहे थे वो 10 पे आकर अटक गए थे। बहुत लॉस हुआ था उस। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान उस समय अगर कोई फैसला नहीं किया रहता तो 2005 को इतना याद नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने कहा था कि दलित को मुख्यमंत्री या मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। ये बातें होती रही। 2010 में नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा किया था। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें 2005 के और 10 के बीच में की थी, इन 5 सालों में, जो देख करके लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार परिवर्तन करना चाहते हैं और बिहार बदल जाएगा। बिहारी कहलाना गर्व की बात होने लगी थी, सड़कों का जाल बिछने लगा था। लेकिन जो मूलभूत समस्या थी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे, चाहे कारण जो भी रहा हो। नहीं तो आज ये बात सुशील मोदी जो लगातार 15 साल से चिपके हुए हैं नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर, उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि यदि हमें अब मौका 5 साल का मिलता है तो हम रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे, कोई कोताही नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कोताही किया है। बिल्कुल। आपको अपने 15 साल के कार्यों में 2-3 साल को अलग हटा दिया जाए तो उस काल से आपको कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस बात का भय है कि आपने जो चाहिए था वो काम नहीं किया है। लोकतंत्र में कहा जाता है, लोहिया ने भी कहा था कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा होता है कि आप आम जनता हैं, आपको जोर से शोर करना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जो तेजस्वी यादव आज विपक्ष के नेता हैं वो पहले उनके पिता बोला करते थे। तेजस्वी यादव ने भी कई बार बोलने का प्रयास किया है, लेकिन जितना जोर से उनको चिल्लाना चाहिए था। हमारे बिहार में कहते हैं कि यदि आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप अपने छत पे खड़ा होकर के चिल्लाइए, अरे बाप रे बाप मेरा सर दर्द कर रहा है, अरे बाप रे बाप मेरा सर दर्द कर रहा है। कई लोग आपको इलाज बता देंगे और कई लोग सर दर्द की ऐसी नुस्खाएं बता देंगे जो आपका सर दर्द तो दूर कर ही देगा, कम से कम दर्द कर देगा। बिल्कुल, ये चीज़ें हम बता रहे थे। अब 2015 की बात करें तो 2015 में जो कुछ भी हुआ वो आपसे अछूता नहीं है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। 101 और 41 में से क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। इसकी चर्चा कल भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके रहते हैं, भारत लाइव नहीं देखते हैं। तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा भारत लाइव देखते हैं। लालू प्रसाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सबसे ज़्यादा भारत लाइव देखते हैं। नीतीश कुमार जी, आप भी बहुत ज़्यादा भारत लाइव को देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं देखते हैं। आपकी पूरी कोर टीम जो है वो भारत लाइव को देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात होती है, वो हमारे नाम से बाबा रातों रात प्रणाम, बाबा भोरे भोर प्रणाम, टैगलाइन ये टैगलाइन हो गया है, बाबा खूंटा ठोक के प्रणाम। जब भी मिलते हैं तो हम लोग इसी तरह से मिलते हैं और हमारा काम है नेताओं से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे उनके अंदर की बातें निकालना और आप लोगों तक पहुँचाना। इतना ही नहीं, आप आरएलएसपी की बात कर लें, धीरज कुशवाहा की बात कर लें, इससे पहले माधव आनंद थे उनकी बात कर लें, अभिषेक झा की बात कर लें जो आज जदयू में हैं, प्रवक्ता हैं।
आप नीरज कुमार जी की बात कर लें, आप जिनकी भी बात कर लें, अशोक चौधरी जी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, मदन मोहन झा की बात कर लें आप, या फिर और भी राजेश राठौर की बात कर लें, सारे लोगों से हमारी बातें होती है और बहुत सारी बातें होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बातें होती है। वो इनके अलावा बहुत लंबे चौड़े लिस्ट है ये। और इन सब लोगों की बातों से एक ही बात सामने आ रहा है कि कोई भी पूरे भरोसे के साथ नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच में जो 2015 में हुआ वो 2020 में नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2005 दोहराया जाए। चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और लगातार वो उस मजबूती के साथ हैं कि वो किसी भी कीमत में, आज तो उन्होंने एक और बात कह दिया है उनकी पार्टी ने कि हम कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी फ्रेंडली मैच खेलेंगे। बिल्कुल। अब ये सीटें कौन हैं ये हम आपको कल सवेरे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ब्लास्टिंग खबर है कि कौन कौन सी सीट है जो एलजेपी लड़ रही है। बार बार ये हो रहा है कि भाजपा 2 खेमे में नहीं है, लेकिन हम आपको बड़ी दावे के साथ कह रहे हैं, विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं, हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। विशुद्धों का इतना संख्या होना, क्या किसी भी कोण से ये लगता है कि पार्टी में एकता है, पार्टी में सब कुछ ठीक है? आप 115 सीटों, माफ़ कीजिएगा 110 सीटों पे जी 110 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और 110 सीट में अगर आपकी पार्टी से 30 लोग विशुद्ध हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप में विशुद्धों की संख्या ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आप परेशानी में हैं। लड़ाई आप भले आप जैसे लड़ रहे हों, जितनी बातें आप देख रहे होंगे कि मुंह में डाल करके संजय जायसवाल से बुलवाई जा रही हैं, ये सीधा नज़र आ रहा है। और ये बुलवाने का काम कौन कर रहा है ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन एक बात तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 खेमे हैं। एक खेमा जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और दूसरा खेमा किसी भी हाल में नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहता है। ये बातें लगातार होती आ रही हैं। बाबा एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि 2005 जो है फिर से दोहराने की संभावनाएं हैं, जैसा कि जो परिस्थिति बिहार की राजनीति की बन रही है। लेकिन एक नज़र उस पर भी डाला जाए, चिराग पासवान 143 पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो एनडीए से बेशक बाहर है लेकिन बीजेपी से बाहर नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विधायक हमारे जीत के आएंगे नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम बीजेपी करेगी। अब जो कुछ, जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी के 2 खेमे हैं, एक खेमे जो है नीतीश कुमार के फेवर में है, एक खेमे उसके फेवर में नहीं है। और मतलब ऑफ कैमरा हमारी जो बातचीत पिछले 2-3 दिनों से हो रही है बीजेपी के तमाम जो बड़े नेताओं से, हम आप जब बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, बिरजू आप जो बातें कर रहे हैं मैं उसको और खुले शब्दों में कह देता हूँ जी, कि जब हम मिलने गए थे, एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं और पार्टी का बहुत बड़ा उन पर बोझ भी है, दारोमदार भी है। हम जब उनसे बातें कर रहे थे तो आप मेरे साथ थे ही। उनकी बातों से एक बात तो निश्चित रूप से लगी कि वो प्रयास तो ये कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट रहें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी चुभन है और ये बातें उनके शब्दों से निश्चित रूप से प्रकट हो रही थी। चिराग पासवान का जाना उन्हें भी स्वीकार नहीं था। हालांकि चिराग पासवान का जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्वीकार नहीं है, अमित शाह को भी स्वीकार नहीं है, जेपी नड्डा को स्वीकार नहीं है, संजय जायसवाल को भी स्वीकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनको स्वीकार नहीं है। एक खेमा जो है 10 से 15 लोगों का, उसको छोड़ करके बाकी किसी को ये स्वीकार नहीं है कि चिराग पासवान उनके खेमे से बाहर जाए और ऐसी परिस्थिति में बाहर जाएं जब वो उनके सर से पिता का साया उठ गया है। कई लोगों के कंधों पर सर रख करके वो रो रहे थे। रोने वाले कंधे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विशेष रूप से थे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खुले आंखों से आपने कैमरे में देखा होगा। हम बात अब कर रहे हैं मेन जगह जहां हम आना चाह रहे थे कि क्या 2015 के और 2005 के बीच में जो हम तुलनात्मक कर रहे हैं 2020 के लिए, उसमें क्या कुछ है। तो 2000 की बात करते हैं, 2005 की हम अगर बात करते हैं तो 55 सीटें पहली बार और 88 सीटें दूसरी चुनाव में। एक साल के 2 चुनाव में जेडीयू का आया था और वही जेडीयू जब 101 सीट पर लड़ती है लालू प्रसाद के साथ, उसे 70 सीट आता है, प्लस या माइनस। क्या होगा हम बताएंगे आपको, लेकिन ये प्लस और माइनस कहाँ हो रहा है आप बेहतरीन ढंग से समझिएगा। लड़ रहे हैं 115 पे और सीटें आप 101 पर लड़ करके जीते थे 71 सीटें। अब ऐसी स्थिति में 139 सीटों पर जब लड़े थे आप, तो आपको फरवरी में 55 मिला था और अक्टूबर में आपको 88 सीटें मिली थी। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी
2005 में 75 सीटें लाई थी और वही आरजेडी 101 सीट पर जितना। तो बात हम बता रहे थे कि जिस तरह से आपने देखा कि 2005 और 2015 में बहुत सारे अंतर थे, बहुत सारी बातें सामने आई। अब 2020 की बात है और 2020 में कहीं ना कहीं आप आंकड़ों की शैली में देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा सीट पे कौन लड़ रहा है? आरजेडी लड़ रही है। और आरजेडी किसके विरुद्ध सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है? तो निश्चित रूप से जदयू के विरुद्ध लड़ रही है और उसके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं कहीं ना कहीं एलजेपी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो गेम प्लान लेकर के आई थी वो उसका पूरा उपयोग कर रही है। आप कैसे कह दीजिएगा कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन आपके बस में नहीं है। आपके बस में होता या आप चाहते तो आप इस संबंध को रोक भी सकते थे। जब नीतीश कुमार जी ने मांझी को प्रवेश कराया तो आपने नहीं रोका। तय हो गया कि 121 122 का फार्मूला होगा। लेकिन हम आपको सब सारी चीज़ें बताएंगे, खोल के बताएंगे, लेकिन एक चीज़ में फाइनल है कि नीतीश कुमार जी ये 80 प्लस या माइनस जो कि 2015 में आरजेडी को था, 70 प्लस या माइनस जो कि जेडीयू को था, नीतीश कुमार जी को था, 53 प्लस या माइनस जो भारतीय जनता पार्टी को आप ही ने दिया था, 27 प्लस या माइनस जो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का, आप ही ने दिया था, और इसके साथ 42 सीटों पर लड़ने वाली एलजेपी को मात्र 2 सीटें आपने दिया था। इस बार 2020 में आप क्या देंगे, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इसके साथ पप्पू यादव खड़े हैं, इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, मायावती आ गई हैं, यशवंत सिन्हा भी कोशिश किए थे, लेकिन कितना कोशिश करेंगे ये वक्त बताएगा। 10 तारीख को हम आपके साथ जब बैठेंगे तो परिणाम में 2005 अगर नज़र आ जाए तो याद जरूर कीजिएगा कि रातों रात में हमने कुछ कहा था। हालांकि इस पर अभी और चीर फाड़ बाकी है। जब नमन मिश्रा जी क्षेत्र का दौरा करके आएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर के आएंगे, तब हम फिर बैठेंगे और तब हम बताएंगे कि सासाराम में कौन आगे है। क्या सासाराम में चौरसिया जी ने 84 कोस की यात्रा कर दी, या फिर 84 कोस की यात्रा बक्सर में हुई जो कि बहुत विश्वामित्र की धरती थी और खूब जम करके वहाँ पर चला था कि कहीं पुराने पूर्व डीजीपी साहब को लाया जाएगा। ददन पहलवान गुस्से में हैं, जदयू को क्या वहाँ नुकसान होगा, ये सारी बातें होंगी। आप शाहपुर में भी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वेश्वर ओझा जैसे एक कद्दावर नेता को खोया। आज उन्हीं के परिवार में विद्रोह है, उन्हीं के परिवार की जो पूर्व विधायक रही हैं, 2010 तक विधायक रही हैं मुन्नी देवी, उनके विरुद्ध में उन्हीं की गोतनी, बड़ी गोतनी खड़ी हैं जो विश्वेश्वर ओझा की पत्नी भी हैं। अब ऐसी स्थिति में ये मामला कहाँ जा रहा है, 10 तारीख को सब रिजल्ट आपके सामने होगा। 2005 फिर से बता रहे हैं कि मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जो लिखिएगा वही सबसे बड़ा सच होगा, क्योंकि फैसला तो आप ही करना है ना। चलिए रातों रात कार्यक्रम को यहीं पे रोका जाए और अगले कार्यक्रम के लिए देख रहे भारत लाइव, और ख़ास तौर पर जो हमारी सर्वे टीम गई है उस पर आपकी निगाहें भी बहुत ज़रूरी है। जब भी जैसे ही वो लोग पटना पहुँचते हैं तो हम उन खबरों का विश्लेषण जो है, पंचनामा हो, रातों रात हो, कुटा ठोक के तमाम जो भारत लाइव की खबरें, हम खबरों के माध्यम से चीर फाड़ करते हुए तह तक जाते हुए अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, कौन निकल रहा है, कौन पीछे है। तो फिलहाल कितना ही जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।